हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कबीर तो निशा की बातें और उसकी ये हिम्मत देखकर ही शॉक्ड हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस निशा को जाते हुए देख रहा था और बार बार उसकी धमकी भरे शब्द याद कर रहा था। निशा ने रतन जी के घाव पर मरहम लगाया, उसे हल्दी वाला दूध पीने को दिया और पेनकिलर दवाई दी। फिर उसे आराम से बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, आप आराम से सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। बोलकर वह अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गई। तभी उसे सामने ही कबीर खड़ा दिखा। निशा उसे अनदेखा करती हुई अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। तभी कबीर ने कहा, निशा सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। निशा निशा तुमको जो भी कहना है वहीं से कहो, मैं अंधी नहीं हूँ, सब सुनाई देता है मुझे। निशा ने जवाब दिया, तुमने ये क्या किया है ये तुम जानती हो, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है, सुना तुमने? कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर चिल्लाना बंद करो, मुझे सुनाई देता है। निशा ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। निशा तुम जानती भी हो वह बूढ़ा कौन है? कबीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ जानती हूँ मैं, वह कौन है? वो तुम्हारे दादाजी है। निशा ने कबीर को घूरते हुए कहा। नहीं निशा, वो बूढ़ा मेरा दादा नहीं है। कबीर ने गुस्से से कहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कबीर। निशा ने भी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। निशा वो मेरा और मेरे परिवार का दुश्मन है, कबीर ने कहा। वह चाहे जो भी हो कबीर, तुम अपनी इंसानियत कैसे भूल सकते हो? आखिर वह कोई भी क्यों ना हो, वह तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। निशा ने मकम्मता से कहा, भरी आवाज में कहा। निशा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कबीर ने गुस्से में कहा। कबीर तुम इतनी हद तक गिर गए हो कि तुम अपने से बड़ों का लिहाज करना भूल गए हो, निशा ने चिढ़ते हुए कहा। अब कबीर का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच चुका था। उसने निशा को जबरदस्ती अपने करीब खींचा और उसके जबड़े को दबोचते हुए बोला, तुमको इसका अंजाम भुगतना होगा निशा। कबीर ने गुस्से भरी आवाज में कहा। तुमसे मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं कबीर, तुम और कुछ कर भी नहीं सकते हो, निशा ने गुस्से में कहा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ निशा, आई हेट यू। कबीर ने गुस्से से निशा को थप्पड़ मार दिए और फिर बाहर निकल गया। निशा आधी रात तक यूं ही करवट बदलती रही और फिर थक कर सो गई। दूसरे दिन जब निशा की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह सीधा फ्रेश होने चली गई। जब निशा नीचे आई तो कबीर बड़े ही आराम से अपने दोनों हाथों को फैलाकर पैरों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। निशा नीचे आई और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ी, उसकी नज़र कबीर से कुछ पल को टकराई और फिर दोनों ने ही नज़रें हटा ली। दोनों ने ही खामोशी के साथ नाश्ता किया और फिर दोनों ही वहाँ से बाहर निकल गए और उसके साथ ही आज का दिन ऐसे ही बीत गया। अब रतन जी की तबीयत में सुधार आ रहा था। पूरा 1 हफ्ता हो गया था। अब तक कबीर और निशा का रिश्ता अभी भी उलझा हुआ ही था। रतन जी की तबीयत जैसे ही सुधर गई, कबीर ने आखिर उसे फिर से बंदी बना लिया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कबीर? निशा ने गुस्से से कहा। तुम मेरे किसी भी मामले में नहीं आओगी निशा, कबीर ने कमरे को लॉक करते हुए कहा। निशा ने कबीर के सामने खड़े होकर कहा। कबीर वो इंसान तुम्हारे दादाजी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ खूनी है, कबीर ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा। क्या बोले तुम कबीर, तुम्हारे दादाजी खूनी हैं? निशा ने शॉक्ड होते हुए पूछा। वह मेरे दादाजी नहीं है, वो खूनी है। मेरे मॉम और डैड को मेरे आंखों के सामने गोलियों से छल्ली कर दिया था इस बूढ़े ने, निशा, कबीर ने गुस्सा होते हुए कहा। यह सुनने के बाद निशा के पैरों तलों से जमीन ही खिसक गई। वह कबीर के गले लग गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो कबीर, मैंने अनजाने में ही तुम्हें बहुत दर्द दे दिया है। चुप हो जाओ निशा, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, कबीर ने प्यार से कहा। कबीर एक बात पूछूं? निशा ने कबीर के सीने में सिर छुपाते हुए पूछा। कबीर ने प्यार से सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। क्या मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा सकती हूँ? निशा ने कहा। निशा ने जब पूछा कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जा सकती हूँ तो पहले तो कबीर को ये अच्छा नहीं लगा, मगर कुछ सोचने के बाद वह निशा से बोला,
तुम जा सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। कबीर ने कहा। शर्त? कैसी शर्त कबीर? निशा ने शॉक्ड होते हुए पूछा। पहले हम शादी करेंगे, फिर तुम अपने घर जाओगी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। बोलो, है मंजूर? कबीर ने बिना किसी भाव के कहा। कबीर, मैं यूँ कैसे तुमसे शादी कर लूँ? मेरे मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अभी बड़ी बहन का ब्याह हुआ नहीं और छोटी बहन ने अपना घर भी बसा लिया। निशा ने दलील करते हुए कहा। निशा, यदि तुमको मेरी शर्त मंजूर हो तो ही तुम अपने घर वालों से मिलने जा सकती हो। बोलो, है तुमको ये मेरी शर्त मंजूर? कबीर ने बिना किसी भाव से पूछा। नहीं कबीर, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती और मुझे अभी अपने सपने भी पूरे करने हैं। निशा ने इनकार करते हुए कहा। तो फिर तुम कॉल कर लो और उससे ही संतोष कर लो। कबीर ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। कबीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगी, जो चाहे वो करूँगी। सुना तुमने? मैं जाऊँगी अपने घर और मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। निशा ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा। कबीर ने जैसे निशा की कोई बात को सुना ही ना हो, वो सीधा अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन की सुबह निशा ने पूरे घर को सिर पे उठाकर रखा था। कबीर ने निशा के कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। वह खुद ऑफिस के लिए चला गया था। कबीर, यह तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगी। भाड़ में जाओ तुम। कबीर, निशा चिल्लाती रही और कमरे की हालत कबाड़ खाने जैसे करती रही। कबीर ने निशा को कुछ भी खाना खाने को देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी गैर मौजूदगी में यदि किसी ने भी कमरे को खोला तो वह रानचंदी भाग जाएगी और वह ऐसा नहीं चाहता था। दोपहर तक कमरे की हालत तो कबाड़ खाने से भी बदतर हो चुकी थी। निशा को खुद भी पता नहीं चल रहा था कि अब वह कहाँ पर बैठे। सारे सर्वेंट्स तो बस हक्के बक्के हो गए थे। निशा ने पूरा कपूर विला चीख चीख कर सिर पर उठा लिया था। 7 बजे जब निशा हद से ज़्यादा बेकाबू हो गई, तब घर की एक मेड ने कबीर को कॉल किया और सारी बात उसे विस्तार से सुनाई। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ही आता हूँ, तुम बस खाना तैयार रखना, कबीर ने कहा और कॉल को कट कर दिया। कबीर आधे घंटे में घर पहुंच गया और सीधा निशा के कमरे का लॉक खोल कर देखा। कमरा तो कमरा है या कोई कबाड़ खाना, ये पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और इसी कबाड़ के बीच निशा बैठी हुई थी। जैसे ही निशा ने कबीर को देखा, वो चीख कर बोली। साले कमीने, नाथाराम, अत्याचारी, पापी। कबीर, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भरता बना दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूंगी, समझे बागड़ बिल्ले? तुम इंसानी शैतान हो। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। जाओ, जाकर किसी गधी से शादी कर लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम बहुत बुरे हो, आतंकवादी हो, तुम खूंखार जानवर हो। चले जाओ, जाओ मेरे कमरे से बाहर। निशा ने कबीर को धक्का लगाते हुए कहा। तुम इसे अभी भी कमरा कहती हो? पूरा का पूरा कमरा तुमने कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया है। ये किस एंगल से तुम्हें कमरा लग रहा है निशा? कबीर ने थोड़ा और करीब जाते हुए कहा। वहीं पर रुक जाओ कबीर, मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करना, वरना। कबीर ने निशा को अपने करीब खींचा और उसकी पतली कमर में हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर आई लटों को सुलझाते हुए प्यार से कहा। वरना? वरना क्या निशा? अब निशा बिल्कुल ही शांत हो गई थी। वह कबीर की मजबूत बाहों में कैद थी। फिर भी उसने कहा, वरना मैं तुमको काट लूंगी कबीर। बोलकर निशा ने कबीर के हाथ को जोर से दांत भींच कर काट लिया। कबीर के मुंह से चीख निकल गई और उसकी पकड़ निशा पर और भी मजबूत हो गई। तुमने मुझे काटा, जंगली बिल्ली? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे काटने की? बोलकर कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गया। अब निशा को अपने किए का अफसोस हो रहा था। वह सोचने लगी कि ये क्रूएल अब क्या सजा देगा। वो कांपने लगी। तब तक कबीर ने निशा को बेड पर बैठा दिया। तो तुम क्या कह रही थी निशा? कबीर ने उसको घूरते हुए देखकर कहा। तुम बहुत बुरे हो कबीर, जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी, निशा ने गुस्से से कहा। तभी कबीर ने अपनी उंगली को एक चंपू की धार से छेद दिया तो उसमें से खून निकल आया। कबीर ने उस खून से निशा की मांग भर दी और बोला, लो निशा,
हो गई हमारी शादी, अब से तुम मेरी पत्नी हो, मिसेस कबीर कपूर। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि निशा को कुछ भी करने का या समझने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका हाथ अपनी मांग में लगे कबीर के खून से भरी मांग में चला गया। निशा फफक कर रो पड़ी और कबीर को देखने लगी। कबीर ने निशा की मांग में अपने खून से उसकी मांग भर दी और बोला, लो हो गई हमारी शादी निशा, अब तो तुम मिसेस कबीर कपूर बन गई हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ कबीर कपूर की हो। मैं तुम्हारा हवी और तुम मेरी वाइफ ही बन गई हो। निशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर कबीर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। निशा अब निशा, हम अभी ही जाकर मंदिर में शादी करते हैं। तुम जाकर तैयार हो जाओ, कबीर ने कहा। निशा से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहीं पर बूथ बनकर खड़ी रही। ये देखकर कबीर ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, मैंने तुमको कुछ कहा है, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? मैं एक ही बात दोबारा नहीं रिपीट करता, समझी? जाओ, जाकर तैयार हो जाए, कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। निशा तो कबीर के अचानक से बदले बर्ताव को देखकर शॉक्ड ही रह गई थी। वह अपने कमरे में चली गई और उसे सुरभि और दूसरी मेड ने दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। आधे घंटे बाद निशा लाल जोड़े में सज कर नीचे आई। आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़ा, माथे पर मांग टीका, कान में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियों का जूड़ा, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बालों में गजरा और पैरों में पायल। सच में निशा आज तो अप्सरा जैसी ही सुंदर लग रही थी। निशा को लेकर सुरभि और घर की दो और मेड बाहर कार तक आई और फिर वो दोनों वहीं खड़ी रह गई। कबीर के ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला तो दोनों ही अंदर बैठ गए। कबीर ने निशा को अपने करीब खींचकर अपने से चिपका कर बैठा दिया था। निशा बेमन से बस बैठी रही। कबीर ने निशा के सामने देखते हुए कहा, थोड़ा मुस्कुरा भी दो मेरी जान, आज हमारी शादी है। कहकर कबीर ने निशा को जबरदस्ती हंसने को मजबूर कर दिया। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस अपने भाग्य को कोस रही थी। आधे घंटे बाद कबीर और निशा मंदिर पहुंच गए थे। मीडिया वाले भी पहले से ही मौजूद थे। कबीर ने सबको थोड़ी देर इंतजार करने को और अभी कोई भी फोटो क्लिक ना करने की हिदायत अपने बॉडीगार्ड्स को दे रखी थी। कबीर ने निशा के पापा और मॉम को भी बुलाया था। कबीर ने उसे पूरे 50 करोड़ रुपए दिए थे और गौतम जी को तो रुपयों से ही मतलब था, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी थी। भूमिका जी और वसुधा जी भी वहाँ आए थे। कबीर की तरफ से सिर्फ उसका दोस्त जिमी ही था। कबीर का वैसे भी अपना कहने को कोई नहीं था। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी थी। दोनों की ही जयमाला हो चुकी थी। कन्यादान की विधि करने निशा के पापा और मॉम दोनों बैठे थे। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। तभी दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और कबीर के इशारे से मीडिया वाले भी अंदर आ चुके थे। लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका था। फेरों के खत्म होते ही पंडित जी ने कहा, कन्या की मांग में सिंदूर भरें और गले में मंगलसूत्र पहनाएं। कबीर ने निशा की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर गले में मंगलसूत्र पहना दिया। आज से आप पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों का और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। कबीर ने पंडित जी के पैर छुए और उसे 1 लाख रुपए दक्षिणा के रूप में दिए। पंडित जी खुश होते हुए बोले, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप दोनों सदा खुश रहो। बोलकर वो विदा हुए। फिर दोनों ने भगवान के आशीर्वाद लिए और फिर निशा के मॉम डैड और दादी के आशीर्वाद लिए। निशा ने अपनी मॉम के गले लगते हुए पूछा, मॉम जानवी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दी। निशा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गोवा गई है, भूमिका जी ने हिचकिचाते हुए कहा। कबीर ने निशा के कंधों को दबाते हुए कहा, चलो निशा, हमें देरी हो रही है। निशा एक भी शब्द नहीं बोली और कबीर के साथ आगे बढ़ गई। कबीर ने निशा के लिए कार का दरवाज़ा खोला और निशा को अंदर बैठ जाने का इशारा किया। निशा के बैठते ही कबीर भी अंदर बैठ गया। आज कार मेरे प्राइवेट विला में ले लीजिए अनिल चाचा। अनिल भाई ने कबीर के प्राइवेट विला में आकर कार पार्क कर दी। निशा तो उसकी सजावट को देखकर ही दंग रह गई थी। कबीर ने निशा का हाथ पकड़ा और विला की तरफ आगे बढ़ गया। निशा बस सब कुछ देख रही थी। निशा ने धीरे से कबीर को कहा, कबीर मुझे वॉशरूम जाना है, सामने की तरफ है, कबीर ने कहा। आधे घंटे बाद निशा बाहर आई तो उसने देखा कि कबीर ने सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी।
वो खुद ही अपने कमरे को सजा रहा था। निशा उसके पास आई और उसने कबीर के पैर छुए तो कबीर ने उसे अपने पैरों से लात मारकर कहा, ये चोचले अपने पास ही रखो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और बोली, कबीर आखिर तुमको ये क्या हुआ है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कबीर ने उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए नफरत और गुस्से भरी आवाज में कहा, प्यार? और मैं, वो भी तुम्हारी जैसी चालू लड़की से, जिसे कोई भी ऐरा गैरा आकर अपने साथ हम बिस्तर करके चला गया हो? क्या मेरा कोई स्टेटस नहीं है जो मैं तुम्हारी जैसी फालतू लड़की से प्यार करूँगा? तभी निशा ने रोते हुए कहा, कबीर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या आज तक हमारे बीच जो प्यार था वो सब झूठा था? बोलो कबीर। कबीर ने निशा के जबड़े को दबोचते हुए कहा, ये तुम उस दिन की हुई भूल की सजा है निशा। तुमको उस दिन की हुई भूल की सजा है निशा। तुमने कबीर कपूर से पंगा लेकर बहुत गलत किया निशा, बोलकर उसने निशा को दूर धकेल दिया। कबीर ने निशा को धक्का दिया और फिर वह उस बियर बार में जाकर बैठ गया और विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा। निशा ने अपने कपड़े बदले और फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। पूरी रात कबीर और निशा ने करवटें बदलते हुए बिता दी। थककर जब दोनों ही चूर हो गए तब दोनों ही नींद की आगोश में सो गए। दूसरा दिन सुबह कबीर जगा और निशा के कमरे में आया तो उसने देखा कि निशा अभी भी सो रही है, तो उसे गुस्सा आ गया और वह निशा को बेड पर से धक्का देता है, जिसके कारण निशा नीचे गिर पड़ती है और उसकी नींद भी उड़ जाती है। जागो और जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, और हाँ सुनो, आज से इस घर की पूरी सफाई तुम्हें करोगी। सुरभि या और कोई भी मेड तुम्हें इसमें हेल्प नहीं करेगी। मुझे कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए और ना ही घर का एक भी कमरा सफाई में छूटना चाहिए। और हाँ, तुमको खाना तभी मिलेगा जब ये सारा काम ख़त्म हो जाए। तो अभी जाओ और जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, बोलकर कबीर कमरे से बाहर निकल गया। निशा ने जल्दी से कबीर के लिए नाश्ता बनाया और फिर घर की सफाई करने में लग गई। रात को जब आऊँ तब मुझे खाना रेडी चाहिए, और ज़रा सा भी लेट हुआ तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। तो ध्यान से काम करना निशा। कबीर अपनी कार लेकर निकल गया और निशा की आंखों से आंसू बाहर निकल गए जो उसने अब तक छुपाए रखा था। कबीर के सामने सुरभि को और दूसरे सभी मेट को साफ हिदायत दी गई थी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग उसके फैसले के विरुद्ध जा सके। निशा ने दोपहर का खाना बनाया और फिर बाकी के कमरे की सफाई करने लगी। इधर यूरोप में जानवी की खुदकुशी को आज 1 महीना हो गया था। राहुल जानवी को बहुत ही प्यार करता था, इसलिए उसकी नज़र में निशा ही सबसे बड़ी गुनहगार थी। राहुल ने जब यूरोप में ये जाना कि निशा अभी कबीर कपूर के साथ है तो उसकी नफरत और भी बढ़ गई। राहुल ने इंडिया में रहते अपने दोस्त के जरिए निशा के कई गलत वीडियो बनवाए और बहुत सारी फ़ोटोज़ की भी एडिशन करवाई और फिर कबीर की ऑफिस में उसे डिलीवर किया। सभी लोग जानते थे कि कबीर कभी धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले को कबीर जीते जी नरक का दर्शन करवा देता है। राहुल ने भी इसी बात का फ़ायदा उठाया और कबीर के सामने निशा को झूठा और बदचलन साबित कर दिया था। राहुल ने वहीं यूरोप में बैठे ही अपना काम कर दिया था और निशा साजिश का शिकार हुई थी। निशा को कोई भी बात पता नहीं थी और कबीर को पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी, तो वो भी राहुल की बिछाई हुई साजिश की जाल में फंस गया था और वह भी राहुल की साजिश का शिकार हुआ था। राहुल कबीर को हर रोज़ निशा के नए नए वीडियोस और फ़ोटो सेंड करता रहता था, जिसके कारण कबीर का गुस्सा और नफ़रत निशा की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ता गया था। निशा ने शाम तक सारे कमरों की सफाई कर दी थी। सभी कमरे की खिड़की के कर्टन बदल दिए थे, सभी बेड की चादरें भी बदल दी थी, वॉश के अंदर नए फूल लगा दिए थे। अब वह बहुत ही थक गई थी। उसने फटाफट खाना बनाया और फिर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। अब वह सिर्फ कबीर के आने का इंतज़ार कर रही थी। 8 बजे कबीर जब घर आया तो उसने देखा निशा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। कबीर, आ गए तुम? कबीर निशा ने दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, कबीर तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। कबीर ने निशा को पहले तो घूरते हुए देखा, फिर उसको दीवार से सटाकर उसके गाल पर थप्पड़ लगाकर बोला, कबीर कपूर को क्या करना है और क्या नहीं ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ, समझी तुम? निशा ने हाँ में सिर को झुकाकर हामी भर दी। उसकी आंखों से लगातार आंसू भी बहे जा रहे थे।
वहीं यूरोप में राहुल के दिल में निशा के लिए नफरत अब और भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण ही आज जानवी जिंदा नहीं थी। उसने इंडिया में अपने दोस्तों को निशा के वीडियो बनाकर और निशा के फोटो को एडिशन करने को कहा। राहुल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब देखना निशा, कबीर क्या हाल करता है तुम्हारा। वह रोज ही ऐसी एक वीडियो और फोटो भेजता रहता था। इस तरह कबीर को निशा से नफरत होने लगी थी और वह निशा के साथ इतना गलत कर रहा था। निशा और कबीर दोनों ही राहुल की नफरत की साजिश का शिकार हो रहे थे और राहुल को उसका आनंद आ रहा था। निशा और कबीर दोनों ही अनजान थे कि वह किसी की रचाई गई साजिश का शिकार हो रहे हैं। कबीर का दिल उसे वह सारे वीडियोस और फोटो की बात को सच मानने की गवाही नहीं दे रहा था, मगर उसका मेल ईगो उसे इस बात को झूठ भी नहीं कबूल करने दे रहा था। अजीब सी कसमकस में वो फंसा हुआ था। दूसरी तरफ यूरोप में बैठा राहुल इस बात से बहुत ही खुश था कि आखिर उसने जानवी का बदला ले लिया था। उसकी जानवी ने निशा के कारण ही खुदकुशी की थी और निशा के कारण ही उसका पूरा खन्ना एम्पायर बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा था। राहुल ये नहीं जानता था कि जिस दिन कबीर को सच्चाई का पता चला ना, उस दिन उसकी ज़िंदगी भी नरक से बदतर होकर रह जाएगी। कपूर विला। रतन जी की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। आखिर क्या चाहते हो तुम कबीर? रतन जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी मौत। कबीर ने उसके बालों को खींचते हुए कहा। तो फिर मार दो मुझे कबीर, मुझसे अब ये यातना अब नहीं सही जाती कबीर, रतन जी ने कराहते हुए कहा। मार भी दूंगा बूढ़े, पहले तेरी बीवी, तेरा बेटा और पोता मिल जाए, मुझे बाद में पूरे खानदान को साथ में मार दूंगा। कबीर ने उसके मुंह के ऊपर मुक्का जड़ते हुए कहा। आखिर मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कबीर? रतन जी ने कड़वी आवाज़ में कहा। सारे फसाद की जड़ तो तुम्हारी वो लालची बीवी है और उसका बेटा, कबीर ने कहा। तो फिर ढूंढो उसे, बहुत ताकत है ना तुम में कबीर, तो अब तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? रतन जी ने स्माइल करते हुए कहा। डेविल, ज़्यादा मत उछलो, क्योंकि मेरे आदमी उसे सिंगापुर से लेने के लिए निकल ही चुके हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं बूढ़े कि जहाँ कबीर कपूर की पहुँच ना हो, समझे? कबीर ने भी डेविल स्माइल करते हुए कहा। ये सुनकर रतन जी का शरीर थर थर काँपने लगा। वो डरते हुए बोले, तुमको कैसे पता चला कि वह सिंगापुर में है? रतन जी ने कहा। तुम भी तो यूरोप में ही छुपे थे ना बूढ़े, फिर भी मैंने तुमको ढूंढ निकाला ना, कबीर ने कहा। देखो कबीर, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मेरे साथ है, तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मगर मेरी बीवी और मेरे बेटे को कुछ भी मत करना, रतन जी ने लाचारी भरे स्वर में कहा। कबीर इस बात पर पहले तो जोर जोर से मुस्कुराता है और फिर रतन जी के बालों को खींचते हुए उसके जबड़े को दबोचते हुए वह बोलता है। तुमको क्या लगता है तुम मेरे सामने यूं हाथ पैर फैलाओगे, जोड़ोगे तो मैं मान जाऊंगा? हाँ, डायलॉग तुमने आज से 10 साल पहले एक 16 साल की लड़की को कहा था, याद है? कहेजर उसने रतन जी को एक साथ बहुत सारे थप्पड़ और मुक्के मार दिए। सुना, आज इसे हर घंटे चेयर पर मुक्के मारते रहना, भले ही इसके बचे हुए दांत भी बाहर निकल जाए, मगर 50 मुक्के मारे बगैर तुम्हारे हाथ नहीं रुकने चाहिए, नहीं तो उस 50 के बदले तुमको 100 मुक्के मिलेंगे, बोलकर कबीर वहां से सीधा रोहित के कमरे की तरफ आगे बढ़ गया। निशा बहुत ही थक गई थी, इसलिए वह खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर वहीं रखी चेयर पर बैठी बैठी ही सो गई थी। जब कबीर आया तो रात के 1 बज चुके थे। उसने आते ही देखा कि खाना टेबल पर रखा हुआ है और निशा उसका ही इंतजार करते करते सो गई है। सर, निशा मैडम ने भी खाना नहीं खाया है, क्या मैं आपका और मैडम का खाना लगा दूं? सुरभि ने पूछा। मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम निशा को खाना खिला दो और उसे कमरे में सोने भेज दो, बोलकर कबीर ऊपर की तरफ चल दिया और सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो आधे घंटे बाद बाहर निकला तो देखा गर्मा गर्म खाने की खुशबू उसके कमरे में आ रही थी। उसने देखा तो मुस्कुराती हुई निशा सामने की टिपॉय पर खाना रख कर बैठी थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। कबीर, खाली पेट नींद नहीं आती है, बोलकर उसने कबीर का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया और एक निवाला कबीर के मुंह की तरफ करती है और उसके मुंह में दे देती है। फिर कहती है, आज मैंने आपके मनपसंद छोले भटूरे और सूजी का हलवा बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? और फिर जब मैं छोटी थी तब मॉम जानवी को कहती थी कि बेटी, हम चाहे कितने भी थके क्यों ना हो या फिर कितना भी गुस्सा में क्यों ना हो, हमें खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए, कभी भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए।
चलिए कबीर, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझसे क्या भूल हुई है। मैं तुमसे भी उसकी माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। तुम जो भी सज़ा दे सको वो दे सकते हो, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि समझने में और सच्चाई जानने में देर मत कर देना कि बाद में तुमको सिर्फ और सिर्फ अफसोस करना पड़े। बोलकर वो खड़ी हो गई और कुछ कदम जाकर रुकते हुए पीछे मुंह फेर कर बोली, आज भी आरोही को कहीं फिर याद करते हुए जो अफसोस तुम करते हो वही अफसोस ना करना पड़े फिर से। निशा के मुंह से आरोही का नाम सुनकर कबीर तो शॉक्ड ही रह गया। वो निशा को जाता हुआ देखता ही रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर आरोही के बारे में निशा कैसे जानती है, जिसके बारे में उसने कभी किसी को जिक्र भी नहीं किया था। निशा के मुंह से आरोही का नाम सुनकर कबीर शॉक्ड रह गया, क्योंकि आरोही के बारे में सिर्फ और सिर्फ वो ही जानता था। तो फिर निशा को उसका नाम कैसे पता चला? कबीर इसी सोच में डूब गया था कि आखिर निशा को कैसे पता चला मेरे और आरोही के बारे में। उसकी आंखों से अब नींद गायब हो गई थी। आखिर में वह निशा के कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी, क्योंकि कबीर जानता था कि निशा ने खाया नहीं खाया होगा। कबीर ने कमरे को नॉक किया तो देखा कमरा तो अनलॉक ही था। निशा खुद में ही सिकुड़ी हुई सोई हुई थी। तभी कबीर ने उसको जगाते हुए कहा, निशा क्या अभी भी जाग रही हो? कबीर ने पूछा। आपको भी तो नींद नहीं आई है ना कबीर? निशा ने सामने एक सवाल रखते हुए कहा। तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती क्या? कबीर ने चिढ़ते हुए पूछा। अभी तो सीधे मुंह बात नहीं कर सकते हैं, निशा ने भी कहा। मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे लगा कि तुमने भी खाना नहीं खाया होगा तो खाना लेकर आया हूँ। बोलकर कबीर बाहर जाने लगा। तभी निशा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कबीर क्या मेरे पास बैठने जितना भी रिश्ता नहीं है हमारा? क्या इतनी नफरत है मुझसे? निशा ने भीगी पलकों से कहा। तुम खाना खा लो निशा, ठंडा हो रहा है, कबीर ने कहा। तुम ही खिला तुम ही खिला दो कबीर, निशा ने कबीर को प्यार से कहा। कबीर ने जैसे उसकी बात को सुना ही ना हो ऐसे वह जाने लगा। तब निशा ने कहा, क्या मेरी जगह आरोही होती तब भी तुम ऐसे करते कबीर? निशा की बात सुनकर कबीर निशा के करीब आया और उसके बालों को खींचते हुए बोला, आरोही का नाम भी मेरे सामने मत लेना निशा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। कबीर ने निशा का सिर झटकते हुए कहा। जिसने दर्द दिया उसकी याद में आज भी अपने आप को तकलीफ देते हो, खुद को तड़पते हो, अपने साथ जुड़े लोगों को भी तड़पाते हो, निशा ने कहा। निशा अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो वह कुछ आगे बोलता उसके पहले ही निशा ने कहा, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कबीर? जब खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? मुझे कोड़े मारोगे? मुझे बर्फ़ के पानी से नहलाओगे? क्या करोगे कबीर? बोलो ना कबीर, कितनी हद तक नफरत करोगे मुझसे? बोलो कबीर, मैंने तुमसे कुछ कहा है? निशा ने गुस्सा करते हुए कहा। कबीर कबीर निशा, खाना रखा है, जाकर सो जाना, कबीर ने कहा। कबीर जानवी को तो मॉम ने प्यार से गोदी में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया है। मुझे वह प्यार तो कभी नहीं मिला, मगर तुम कम से कम एक बार तो अपने हाथों से खिला दो कबीर, निशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। यह बात सुनकर कबीर का दिल भी पसीज गया। वह सोफे पर बैठ गया और फिर निशा को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। दोनों के बीच सिर्फ एक सन्नाटा था और वह सन्नाटा उनके बीच पनप रहे प्यार का गवाह था। आधे घंटे तक दोनों यूं ही बैठे रहे। खाना खत्म हो गया था। तब कबीर ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे प्यार नहीं करते निशा? प्यार तो करते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ जानवी से, क्योंकि जब मॉम दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तब पापा, मॉम और दादी ने चाहा था कि उसको एक बेटा हो जाए जो उनके वंश का वारसदार भी होता। मगर दूसरी बार भी मॉम को बेटी ही हुई और सब बहुत नाराज़ हुए थे और फिर मुझे तो सिर्फ एक बोझ समझकर ही पाला गया था। कबीर, प्यार सबकी किस्मत में हो ये ज़रूरी नहीं है। नफ़रत भी किसी को संभालनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। मुझे जो मिला मैंने उसे संभाला, मगर 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 क्या निशा? कबीर ने उसके सामने देखते हुए कहा। मुझे तो नफ़रत ने भी नहीं संभाला कबीर। जाओ कबीर, जाकर सो जाओ, मुझे कल जल्दी जगना है और काम भी करने हैं। बोलकर निशा कबीर की गोद में से उठ गई और खाली बर्तन को सिंक में साफ करके वहीं रखकर फिर कमरे में आई तो देखा कबीर अब भी वहीं था। उसे देखते हुए निशा ने प्यार से कहा, जाओ कबीर, जख्मों को खोदते नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा दर्द और तकलीफ़ ही देते हैं। निशा ने कहा, बहुत गहरे जख्म है ना निशा?
क्या अब भी नासूर बनकर चुभते हैं? कबीर ने पूछा। नहीं कबीर, गहरे जख्म तो ज़रूर हैं, मगर मैंने उसे नासूर बनने ही नहीं दिए। तुम भी छोड़ दो जख्मों को, दर्द को, तकलीफ़ को, बुरी यादों को, निशा ने बड़े ही प्यार से कहा। फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों ही सिर्फ करवटें बदल कर सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कबीर के कानों में निशा की बातें गूंज रही थी। उसे निशा की एक बात अचानक से ही याद आई और वह खड़ा हो गया। निशा भी करवट बदलकर सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर में रात के 3 बजे उसको भी थकान के कारण नींद आ ही गई। वहीं राहुल ने उसी वक्त एक वीडियो और कुछ फोटो कबीर को उसने सेंड किया। कबीर बार बार वीडियो को रिवाइंड करता और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कबीर को निशा की एक बात दिमाग में बार बार आ रही थी। उसने उसको जो वीडियो और फोटो भेजे थे उसे वो बार बार देखने लगा। फिर अचानक से उसका माथा ठनका और वह सीधा रोहित के कमरे में गया। रोहित ने जब कबीर को देखा तो उसकी तो सांस ही अटक गई। वो डर के मारे कांपने लगा था। तभी कबीर ने उसके सामने कुछ फ़ोटो रख दिए और बोला, रोहित, क्या तुमको इन फ़ोटो में कुछ भी अलग नज़र आ रहा है तो मुझे बताओ। रोहित ने हर एक फ़ोटो को बारीकी से देखा। हर फोटो में चेहरा तो निशा का ही था, मगर उसने देखा कि किसी भी फोटो में वो चीज़ नहीं है जो निशा के होने का सबूत दे या ये साबित कर सके कि ये फ़ोटो निशा की है। कुछ देर बाद रोहित बोला, कबीर, इस फोटो में जो चेहरा है वह ज़रूर निशा का है। मगर बोलते बोलते वह रुक गया। तब कबीर ने उसे दोबारा पूछा, मगर क्या रोहित? रोहित ने डरते डरते कहा, मगर इस फोटो में सिर्फ निशा के चेहरे को एडिट किया गया है और ये पूरा शरीर किसी और लड़की का है, जिसका मतलब है कि कोई निशा को फंसाना चाहता है। रोहित ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा। अब करण ने अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो चालू कर दिए, जिसको देखकर रोहित ने कहा, कबीर, इस वीडियो में भी कोई लड़की है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, मगर बॉडी की लैंग्वेज पर से इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इन एक भी वीडियो में निशा नहीं है। रोहित ने कहा। थैंक यू बोलकर कबीर वहाँ से बाहर निकल गया। अजीब है ये इंसान, आखिर ये क्या करने आया था? मैं इस इंसान को कभी नहीं समझ सकता। साले ने कितना पीटा है मुझे, कितना धोया है मुझे। क्या ये इंसान धोबी घाट में काम करता था पहले? बहुत मारा है साला इंसान ने, या धोबी घाट का धोबी सारे शरीर के पुर्जे को भी धो डाला है, रोहित ने अपने मन में कहा। दूसरी तरफ यूरोप में राहुल अपने दोस्त के साथ कुछ बात करता है और फिर फ़ोन रखकर बोलता है, निशा, ये तो तुम्हारी बर्बादी की अभी शुरुआत है। आगे आगे देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जानवी का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। तुम्हारी एक भूल के कारण मैंने मेरी जानवी को खो दिया। तुमको भी मैं खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दूंगा। बोलकर उसने अपने हाथ की मुट्ठी को टेबल पर दे मारा। राहुल को अभी ये पता नहीं था कि आखिर उसने किससे दुश्मनी मोड़ ली है। अभी तो उसने किसी को भेजा है जो निशा की ज़िंदगी को शायद बर्बाद कर देगा। राहुल को तो बस कल की सुबह होने का इंतजार था। कपूर विला में कबीर को निशा की इनोसेंट होने का पता चल गया था। उसने उसी रात राघव को काम पर लगा दिया था और निशा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। कबीर के सामने अब सारी सच्चाई आ गई थी। बस अब सुबह होने का इंतजार था। दूसरी सुबह के 8 बजे थे। निशा ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर तैयार कर दिया था और वह वॉशरूम में चली गई थी फ्रेश होने के लिए। इधर कबीर के आदमी ज्योति की और उसकी फैमिली को सिंगापुर से लेकर कपूर विला में आ गए थे। यूरोप में राहुल भी बस अब अपनी शाल के कमियां होने का इंतजार कर रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ खुश हो रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वह दरवाज़ा खोलने जाता है। अपने सामने ब्लैक कलर के बॉडीगार्ड्स के कपड़े पहने हुए इंडियंस लोगों को देखकर राहुल सोच में पड़ गया। उसने उनसे पूछा, जी आपको क्या कोई काम था? आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वो कुछ और भी बोलता उसके पहले ही कबीर के बॉडीगार्ड्स ने राहुल को बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर इंडिया जाने के लिए निकल गए। कपूर विला। अचानक से एक आदमी अंदर आया और निशा को पीछे से हक कर लिया और बोला, निशा मेरी जान, मेरी जाने मन, देखो मैं आ गया। निशा तो कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। निशा ने उस अनजान शख्स को धक्का दिया और फिर गुस्से से उसके गाल पर तमाचा मारते हुए बोली, व्हाट द हेल विथ यू? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। ऐसे कैसे घुस आए तुम मेरे घर में? तभी कबीर भी वहाँ पर आ गया और नीचे इतनी आवाज़ सुनकर उसने देखा
ये क्या हो रहा है? ये मेरा घर है या कोई सब्जी मंडी नहीं? फिर उस अनजान शख्स के सामने देखते हुए कहा, और भाई साहब? अनजान शख्स ने सामने देखते हुए कहा, और भाई साहब आप यहाँ ऐसे कैसे घुस आए? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, मैं तो अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अब क्या मुझे मेरी बीवी से मिलने भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? उस इंसान ने कहा। बीवी? कबीर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा। निशा, क्या तुम इनकी बीवी हो? क्या ये इंसान तुम्हारा पति है? बोलो निशा, क्या ये क्या कह रहा है? क्या वो जो कह रहा है सच है? तुम चुप क्यों खड़ी हो? मैंने कुछ पूछा है तुमको? निशा, कबीर ने गुस्से में निशा को 2 थप्पड़ लगा दिए और फिर बोला, क्या तुम बैरी हो गई हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे निशा? तभी निशा ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, ये मेरा पति है, मैं इनकी बीवी हूँ। सुना तुमने कबीर कपूर? मैं इनकी बीवी हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। सुना तुमने कबीर? मैंने तुमको पहले ही कहा था कि सच को जितना हो सके उतना जल्दी से जान लो तुम, मगर तुम तो बदले की आग में जल रहे थे, इसलिए तुमको कुछ भी समझना ही नहीं था। अब आ गया ना मेरा पति भी। कुछ दिन और नफरत की आग जला लो कबीर, क्योंकि बाकी बचे हैं बच्चे, तो वो भी आ जाएंगे। फिर आराम से तुम सच्चाई का पता लगाना कबीर, गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अचानक से निशा का ये रूप देखकर एक पल के लिए वो अनजान शख्स भी शॉक्ड हो गया था। फिर उसने फिर से अपना दाव खेलना शुरू किया। जो उसे कहा गया था उसी तरह से वो निशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, डार्लिंग, छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी में होते रहते हैं, इसलिए कोई यूं अपना घर छोड़कर थोड़ी चला आता है। उसने निशा के हाथ को चूमते हुए कहा तो निशा ने भी एक करारा जवाब उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए दिया। तुम्हारे बाप का माल हो क्या? तुमने क्या मुझे भी अपने जैसा ड्रामेबाज समझ रखा है? निशा ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तुमको मनाने आया हूँ निशा, तुमसे झगड़ा करने या कोई झूठी बात करने नहीं, समझी? उस इंसान ने निशा के बालों को खींचते हुए कहा। अब कबीर के सब्र का बांध टूट चुका था। अब तक वो इसलिए चुप था, उसको किसी का इंतजार था, मगर जब उसने निशा के बालों को खींचा तो उसका दिमाग हट गया और सीधा उस अनजान शख्स के ऊपर टूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने इन गंदे हाथों से मेरी निशा को छूने की? बोलकर कबीर ने उस इंसान को अपने पैरों से लात मारने लगा। वो उसको गोली ही मारने वाला था कि तभी निशा ने उसको ऐसा करने से रोक लिया और बोली, नहीं कबीर, इसे मारने से या इसे सजा देने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इसलिए तुम इनके पास से सच्चाई जानने की कोशिश करो, निशा ने कहा। तभी कबीर के आदमी किसी शख्स को लेकर अंदर आए और उस शख्स को कबीर के सामने खड़ा कर दिया। निशा ने देखा तो उसके मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। असली चेहरा तो इस नकाब में छुपा हुआ है निशा, जिसको देखोगी तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। देखना चाहोगी गुनहगार को? कहते हुए कबीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। वहां पर मौजूद हर शख्स उस इंसान का चेहरा देखना चाहता था। कबीर के बॉडीगार्ड्स ने उसका नकाब दूर किया और उसके मुंह से बंधी हुई पट्टी भी खोल दी। तब जो चेहरा निशा के सामने था उसे देखकर निशा शॉक्ड हो गई और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से दोनों के ही भाव नजर आने लगे। ये है उस साजिश का मास्टरमाइंड, कबीर ने निशा को कहा तो निशा के मुंह से सहसा ही निकल गया, राहुल, तुमने ऐसा किया मेरे साथ? क्यों राहुल? तभी चिल्लाते हुए राहुल ने कहा, हाँ, मैंने ही किया है ये सब कुछ तुम्हारे साथ। मगर क्यों राहुल? मेरा कसूर क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? निशा ने भीगी पलकों से कहा। क्या किया है तुमने निशा? मुझे बर्बाद करके पूछती हो क्या किया? मेरा बिजनेस सारा ख़त्म हो गया तुम्हारे कारण, और तुम पूछती हो कि क्या किया मैंने? मुझसे मेरी जानवी छिन गई और पूछती हो क्या किया मैंने? तुम्हारे कारण जानवी ने खुदकुशी कर ली और पूछती हो क्या किया है मैंने? राहुल ने निशा की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, जानवी ने खुदकुशी कर ली? तुम झूठ बोल रहे हो राहुल। ये ज़रूर तुम्हारी और जानवी की कोई नई चाल है मुझे फंसाने की, निशा ने कांपते हुए स्वर में कहा। नहीं, ये कोई चाल नहीं है। जानवी ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण खुदकुशी कर ली। तुम ही हो सारे फसाद की जड़। तुमको तो जिंदा जमीन में गाड़ कर मार देना चाहिए। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है निशा, राहुल ने जहर उगलते हुए कहा। निशा ने ऐसा किया था राहुल, जिसके चलते उसकी ही बहन को खुदकुशी करनी पड़ी। राहुल, क्या ये आप बताएंगे या फिर वो आपके चारों खरीदार बताएंगे? कबीर ने राहुल के मुंह पर मुक्का जड़ते हुए कहा। बताओ राहुल। जब राहुल चुप हो गया तो कबीर ने फिर से 4-5 मुक्के जड़ दिए और फिर उसके जबड़े को दबोचते हुए बोला, बताओ राहुल, क्या हुआ था?
नहीं तो तुम यहाँ आए तो फुल बॉडी हो, मगर जब जाओगे तो हाफ बॉडी ही बचेगी। कबीर के मुक्कों के प्रहार से ही राहुल की आंखों से गंगा और जमुना बहने लगी थी। उसने अपने आप को शांत करते हुए सब कुछ सबके सामने कहा कि उसने जानवी का सौदा कर दिया था। जो सौदा निशा को लेकर हुआ था उसे जानवी को पूरा करना पड़ा और वो ये सदमा सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। राहुल ने सच्चाई सबको बताते हुए कहा। तभी निशा ने ताली बजाते हुए कबीर से कहा, कबीर, ये वो शख्स है जिससे मैंने कभी प्यार किया था, जिसके साथ मेरी मंगनी भी हो चुकी थी, मगर इस नालायक इंसान ने मेरी ही बहन के साथ नाजायज़ रिश्ता रखा और मेरा अपने बिजनेस में ऊंचा उठाने के लिए सौदा कर दिया। बोलते बोलते निशा की आंखें भर आई और वह फफक फफक कर रोने लगी। फिर राहुल की कॉलर को पकड़ते हुए उसके गाल पर 4-5 थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम अपनी बर्बादी का कारण खुद हो राहुल। जानवी की मौत का कारण भी तुम ही हो राहुल, और आरोही की बर्बादी का कारण भी तुम ही हो। तभी कपूर के कान खड़े हो गए। उसने जब निशा को ये कहते सुना कि आरोही के बर्बादी का कारण भी राहुल है, निशा के मुंह से आरोही का नाम फिर से सुनकर कबीर का माथा ठनक गया। वह निशा को पूछता है, निशा, तुम आरोही को कैसे जानती हो और राहुल कैसे जानता है आरोही को? कबीर ने पूछा। मैंने आरोही की फ़ोटो देखी थी तुम्हारे वॉलेट में। जिस दिन तुम मुझे पहली बार यहाँ लेकर आए थे तब आरोही की एक छोटी सी फ़ोटो तुम्हारे वॉलेट से नीचे गिर गई थी, तब मैंने उसे देखा था कबीर, निशा ने कहा। मगर राहुल राहुल कैसे जानता है आरोही को? कबीर ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। आरोही और राहुल पति पत्नी है कबीर, निशा ने राहुल की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? राहुल और आरोही की शादी हुई थी? कबीर ने चौंकते हुए कहा। हुई थी कबीर, मगर इसके पाप के कारण आरोही ने तंग आकर उसको एक रात चुपके से छोड़ दिया। वह भाग निकली। राहुल ने उसे बहुत ढूंढा मगर उसको वह कहीं भी नहीं मिली। फिर उसकी ज़िंदगी में मैं आई। मेरे साथ उसकी मंगनी हुई थी और 1 महीने बाद ही हमारी शादी थी, मगर उसने और जानवी ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरा सौदा कर दिया। अपनी अय्यासी के चलते हुए उसने अपने 4 बिजनेस पार्टनर के साथ पूरा 11 हफ्ते का सौदा किया और बेच दिया मुझे उसने 50 लाख रुपयों में। कबीर, आरोही ने तुमको धोखा नहीं दिया है, मगर आरोही को धोखा दिया है उसकी फूटी किस्मत ने। इस राहुल को पता है कि आरोही अभी कहाँ है और किस हाल में है, निशा ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। कबीर के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड वहां पर आ पहुंचे और राहुल को लोहे की मजबूत जंजीरों में बंदी बनाकर अपने टॉर्चर रूम में लाया और वहां राहुल को चेयर पर बिठाकर हाथ और पैर दोनों को बांध दिया गया। कुछ मिनट बाद कबीर उस कमरे में पहुंचा और राहुल को लोहे का डंडा लेकर पीठ के ऊपर जोर जोर से मारने लगा। राहुल की चीख पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। बताओ मुझे, आरोही कहाँ पर है? क्या किया है तूने उस लड़की के साथ? कबीर ने मारते हुए ही पूछा। लोहे का डंडा इतनी जोर जोर से लगा हुआ था कि उसके निशान राहुल की खुली पीठ के ऊपर उभर कर दिखाई दे रहे थे। तुम चाहे मुझे मार डालो कबीर, मगर अपने जीते जी तुमको कभी नहीं बताऊंगा कि आरोही का क्या हुआ, समझे तुम कबीर कपूर? राहुल ने हकलाते हुए कहा। आज जो जख्म इनकी पीठ पर लगे हुए हैं उसके ऊपर वॉशिंग मशीन के पाउडर का पानी बनाकर नहलाया जाए। पानी ख़त्म हो जाए तो फिर नया पानी बना लेना, मगर इसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कबीर ने गुस्से से कहा। कबीर सीधा बियर बार में आकर बैठ गया और विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा और आरोही को याद करते हुए ना जाने कितनी ही बोतलों को खाली करता गया और फिर उसी खाली बोतल को फेंकता गया। कई कांच के टुकड़े उसकी हथेली में भी चुभ गए और उसमें खून भी निकल रहा था। कबीर की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कहाँ हो तुम आरोही? मुझे छोड़कर क्यों चली गई तुम? कबीर बोल रहा था और वहीं कांच के टुकड़ों के बीच वह लेटा हुआ था। ये सब देखकर निशा की आंखों से भी आंसू आ गए। वो कबीर के पास आई और उसको अपने कंधों के सहारे खड़ा किया और उसकी बेड पर लिटा दिया और फिर उसके हाथ में चुभे कांच के टुकड़ों को साफ करके उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी। कबीर ने निशा की गोद में सिर रख लिया और फिर बोला, निशा, क्या तुम जानती हो मेरी आरोही कहाँ पर है? निशा, मुझे बस एक बार मेरी आरोही का पता बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं राहुल को छोड़कर सबको माफ़ कर दूंगा और सबको मैं आज़ाद कर दूंगा। कबीर ने छोटे बच्चे की तरह
कराहते हुए कहा। निशा की आंखों के आंसू कबीर के माथे को चूमते हुए बहे जा रहे थे। निशा ने कबीर के सिर को सहलाया और बोली, कबीर, मैं सच में नहीं जानती कि आरोही कहाँ पर है। कबीर सुबक रहा था। आखिर निशा ने उसको धीरे से सो जाने को कहा और फिर सुबह को बात करने को बोलकर सुला दिया। दूसरी सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने देखा कि निशा अब भी उसके सिर की गोदी में रखकर वहीं पर बैठी हुई सो गई थी। कबीर ने देखा निशा कितनी इनोसेंट है। निशा का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने निशा को बेड पर अच्छे से लिटा दिया और फिर वह खुद फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे बाद वह सीधा राहुल के कमरे में गया और उसने सोए हुए राहुल के ऊपर मिर्ची का पानी उड़ेल दिया। अपने ताज़ा जख्मों पर मिर्ची का पानी पड़ते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल गई। राहुल, बताओ आरोही कहाँ है? नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे सच उगलवाने के, कबीर ने उसके मुंह को दबोचते हुए कहा। तुम मुझे मार भी डालोगे ना कबीर, तभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि आरोही कहाँ पर है, राहुल ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और उसने राहुल को बहुत सारा मारा और फिर उसके जख्मों के ऊपर सिगरेट के दाग देता हुआ अपने आदमियों से बोला, आज से इसका खाना पीना बंद है और हर एक घंटे इसको नमक के पानी से नहलाना। ये सुनकर राहुल ने चीखते हुए कहा, नहीं कबीर कपूर, तुम मेरे साथ इतने क्रूएल नहीं हो सकती। मैं यदि मर गया तो फिर तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी आरोही कहाँ है और अभी किस हाल में है, राहुल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। अभी तुमने कबीर कपूर की खातिरदारी देखी ही कहाँ है राहुल। रही बात आरोही की तो उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। अब मुझे उसके लिए तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं। तो राहुल खन्ना, इंजॉय योर सेल्फ, मेरी खातिरदारी का भरपूर आनंद उठाओ, बोलकर कबीर वहां से चला गया। कबीर के ऐसे जवाब को सुनकर राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो कबीर, आरोही तुमको कभी नहीं मिलेगी। आरोही सिर्फ मेरी है और वह तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। तभी कबीर 2 कदम चलता हुआ अंदर आया और अपने बॉडीगार्ड को बोला, जब इसे प्यास लगे तब इसे मिर्ची का पानी पिलाना और हर एक घंटे में इसे उसी पानी से नहलाना। और यदि वह यह पानी ना पिए तो उसकी आंखों के जहर को इस पानी से निकलते रहना, बोलकर कबीर जाने लगा। तब राहुल ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इंसान नहीं कबीर, जल्लाद हो। तुमने मुझे क्या पुतला समझ कर रखा है जो मुझे मिर्च के पानी से नहलाने की बात कर रहे हो? अरे उसकी जलन में मैं मर ही जाऊंगा और तुम कहते हो 1 घंटे मुझे इस पानी से नहलाया जाए? क्या तुम पागल हो गए हो कबीर? अभी तो तुमने मेरी खातिरदारी का मजा ही कहाँ लिया है। आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए ट्रेलर है राहुल, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी ही है, तो तुम एंजॉय करो। और कबीर कभी अपने दुश्मन को मारने नहीं देता, बोलकर कबीर वहां से बाहर निकल गया। अरविंद गुजराल के विला में आखिर कबीर मुझसे चाहता क्या है? रोहित को आखिर क्यों उसने अभी भी बंदी बनाकर रखा है? मैं तो बुरा फंसा हूँ। यदि मैं रोहित को छुड़ाने जाता हूँ तो वह मुझे भी कैद कर लेगा। क्या करूँ मैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आप कहिए तो मैं चला जाऊं भाई को छुड़ाने, अदिति ने कहा। नहीं बेटा, तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ भी हो। जाओ और जाकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अरविंद जी ने कहा। कपूर विला में छोड़ दो मुझे, मैं कोई रतन नहीं जो तुम मुझे आसानी से बंदी बना लोगे, ज्योति की ने कहा। कबीर के बॉडीगार्ड ने ज्योति जी को एक चेयर पर बिठा दिया और उसको शॉट देने की मशीन पहना दी और फिर कैनिर के इशारे पर इंतजार करने लगे। बुढ़िया, तो क्या अपने आप को कहीं की महारानी समझ रही है? तुमको तो ऐसी सजा दूंगा जिसको देखकर तुम्हारे बहू बेटे और पति की रूह तक कांप उठेगी, समझी? बोलकर उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसने शॉट का मशीन ऑन और ऑफ करना शुरू कर दिया। ज्योति जी के मुंह को भी बंद कर दिया गया था और उनके हाथ और पैरों को भी बांध दिया गया था, जिसके कारण ना तो वह हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। आधे घंटे में तो ज्योति जी पसीने से तरबतर हो गई थी और बेहोश भी हो गई थी। आज के दिन की ये सजा है इनकी। सुन लो, हर 3 घंटे बाद इनको अच्छे से मेहमान नवाजी की जाए। नहीं हुआ ऐसा तो तुम जितने भी यहाँ हो आज उसके साथ पूरा 1 हफ्ता ऐसा होगा, बोलकर कबीर वहाँ से बाहर निकल गया। कबीर, क्या मुझे मंदिर ले चलोगे? निशा ने प्यार से पूछा। नहीं निशा, मैं तुमको वहाँ पर लेकर नहीं जाऊँगा, तुम चली जाओ PLZ, कबीर ने ऑफिस के लिए निकलते हुए कहा। ठीक है कबीर, पर क्या मैं अपने साथ सुरभि को लेकर जा सकती हूँ? निशा ने पूछा।
ठीक है, उसे लेकर जा सकती हो, मगर मेरे बॉडीगार्ड्स भी साथ चलेंगे, कबीर ने कहा। ठीक है कबीर, निशा ने कहा। कुछ मिनट बाद निशा ने हरे रंग की प्लेन साड़ी पहनी, बालों में फूलों का गजरा लगाया था, बालों की एकदम ही ढीली चोटी बनाई हुई थी, आंखों में काजल, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक की हुई थी, कानों में बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियों का जूड़ा और पैरों में पायल पहनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह और सुरभि मंदिर के अंदर दर्शन करने आए और तभी निशा को किसी लड़की के रोने की और भीख मांगने की आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो उसके सामने आरोही खड़ी हुई भीख मांग रही थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से नहाई भी नहीं है। तुम आरोही हो ना? निशा ने खुश होते हुए पूछा। तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? आरोही ने चौंकते हुए पूछा। मैं तुमको सब बताऊंगी आरोही, मेरा नाम निशा है, चलो मेरे साथ। बोलकर वह आरोही को एक शॉपिंग मॉल में आई और आरोही को वहां से नए कपड़े खरीद कर दिलाए। फिर उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गई और उसका मेकओवर किया। फिर उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में गई और तीनों ने वहीं पर नाश्ता किया। तुम यहाँ पर थी राहुल आरोही 2 साल से, और तुम कबीर को छोड़कर राहुल के पास फिर से क्यों चली आई? और आज तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे? निशा ने बहुत सारे सवाल करते हुए कहा। कबीर को मैंने छोड़ा नहीं था निशा, मैं उसे दूर जाने के लिए मजबूर थी। राहुल ने मेरी मॉम और डैड को अपने आदमियों के जरिए अगवा करवा लिया था, इसलिए मुझे कबीर को छोड़कर जाना पड़ा, आरोही ने कहा। आरोही, तो अभी तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ पर हैं और तुम 2 साल से कहाँ पर थी? निशा ने पूछा। ये सुनकर आरोही ने कड़वाहट से कहा, मार डाला मैंने उनको अपने हाथों से। आरोही ने कहा। आरोही, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने अपने ही मॉम और डैड को मार दिया? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आरोही, ये तुमने क्या किया और क्यों किया? निशा ने पूछा। क्या होगा अब आगे? क्यों मार डाला आखिर? आरोही ने अपनी ही मॉम और डैड को। निशा के इतने सारे सवाल को सुनकर आरोही ने कहा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम क्यों ये सब पूछ रही हो, और तुम हो कौन और मुझे कैसे जानती हो? निशा, कबीर और उसका रिश्ता अभी आरोही के सामने ना लाने में ही सही सोचा, इसलिए उसने आधा ही सच आरोही को कहा। मैं राहुल खन्ना की प्रियंसी थी। मैंने राहुल के कमरे में पहले कई सारी फ़ोटो देखी थी तुम्हारी, और उनकी शादी की फ़ोटो वहीं देखी थी। ओह, मतलब कि उसने तुमको भी धोखा ही दिया है, जैसा धोखा मुझको दिया था, आरोही ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं आरोही, निशा ने मासूमियत से कहा। मतलब ये निशा कि मेरी और राहुल की सिर्फ मंगनी ही हुई थी, मगर मुझे एक दिन पता चला कि वह तो मेरी दोस्त भूमि के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है और वह दोनों पति पत्नी हैं। तब मेरे और उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था और मैंने उसी वक्त उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए, मगर उन्होंने मुझे कैद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से बच कर निकली थी। मैं तो खुद को ख़त्म करने ही चली थी, मगर तभी कबीर ने मुझे मरने से रोका और मुझे अपने घर लेकर आया। तब से मैं उसके ही साथ थी, मगर एक दिन जब मैं शॉपिंग मॉल गई तो मुझे राहुल ने ये बोलकर किडनैप कर लिया कि मेरे मॉम और डैड को वह ख़त्म कर देगा। राहुल, आरोही की आंखों में बोलते हुए आंसू भर आए थे। सुनो आरोही, तुम रोना बंद करो और मेरे साथ मेरे घर चलो, निशा ने कहा। कपूर विला, ये कार तुमने कपूर विला में क्यों रुकवाई निशा? आरोही ने पूछा। निशा ने उसके सवाल को टाल दिया और बोली, आरोही पहले चलो तो अंदर। पूरे 2 साल बाद वह फिर से कपूर विला में आई हुई थी। उसके दिल में अजीब सी खुशी की लहर उमड़ने लगी थी। उसने चारों ओर देखा, वही खूबसूरती आज भी बरकरार थी। तभी उसकी नज़र कबीर के कमरे में गई तो अभी तो वह वहाँ पर नहीं था, मगर उसकी खुशबू ज़रूर वहीं पर थी। पहले तो वह कमरे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी, मगर फिर उसके कदम वहीं बाहर ही थम गए। क्या हुआ आरोही, तुम अंदर क्यों नहीं गई? निशा ने चौंकते हुए पूछा। वह एक बार में गलती से कबीर के कमरे में चली गई थी। तब कबीर बहुत ही गुस्सा हुआ था और मुझे कहा था कि मैं कभी भी कबीर के कमरे के अंदर नहीं जा सकती, आरोही ने कहा। थोड़ी देर तुम आराम करो आरोही, कबीर अभी 8 बजे आता ही होगा, बोलकर निशा किचन में चली गई। आरोही सब कुछ देख रही थी और देखते देखते 8 बज गए और कबीर भी तब तक घर आ गया था। आरोही और कबीर अब आमने सामने थे। आरोही को देखकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आरोही को गले लगा लिया और फिर उसके सिर को चूमता हुआ बोला, कैसी हो आरोही? ठीक हूँ कबीर, और बस जिंदा हूँ, आरोही ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आओ बैठो आरोही, मैं अभी आया, बोलकर कबीर अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद कबीर नीचे आया और सीधा ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और आरोही को भी बुलाया।
आरोही ने देखा बहुत सारी डिशेस बनाकर रखी हुई थी और सभी पकवानों में से गजब की खुशबू आ रही थी। कबीर, क्या तुमने नया कुक रखा है? खाना तो बहुत ही जायकेदार बनाया हुआ है और सभी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनी हुई है, आरोही ने खाते हुए कहा। अरे कबीर, तुम क्यों अभी हाथ जोड़े हुए बैठे हो? खाना शुरू करो, आरोही ने कहा। तभी कबीर ने कहा, तुम शुरू करो, मैं अभी आया। बोलकर कबीर खड़ा हो गया और किचन के अंदर चला गया। ये देखकर आरोही को अजीब लगा। कबीर आखिर किचन में कब से जाने लगा? निशा वहीं पर खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी कबीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, थैंक यू सो मच निशा, मुझे आरोही से मिलाने के लिए। मगर तब उसको महसूस हुआ कि निशा रो रही है। उसने निशा को अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू को पोंछे, फिर प्यार से बोला, क्या हुआ निशा? तुम अब तो खुश हो ना कबीर? मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ कबीर, बोलकर निशा ने अपनी नज़रें झुका ली और उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। तब कबीर ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, चुप हो जाओ निशा, देखो तुम रोगी तो कबीर कपूर भी रोएगा, और जब ये बात बाहर आई तो सारी दुनिया तुम्हारे कबीर का मजाक उड़ाते हुए मुझ पर हंसेगी। क्या ये यही चाहती हो जान? कबीर के मुंह से जान सुनकर निशा को गले लगाकर खड़ा कबीर को देखकर आरोही के मन में निशा के लिए नफरत भर दी और वो बिना कुछ भी सोचे समझे किचन में आई और कबीर की बाहों में खड़ी निशा को कबीर से दूर करते हुए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ कर वह अपने दांत भींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीर को हाथ भी लगाने की? ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कबीर को भी आरोही को रोकने का मौका नहीं मिल पाया था, मगर अब वह संभल चुका था। आरोही ने जैसे ही दूसरी बार अपना हाथ उठाया तो कबीर ने उसके हाथ जोरदार से पकड़कर कहा, अब एक और भी यदि तुमने निशा के ऊपर हाथ उठाया आरोही तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। कबीर, एक नौकरानी के लिए तुम मुझे इस तरह कह रहे हो? क्या हो गया है तुमको कबीर? आरोही ने कबीर के गाल को छूते हुए कहा। तब कबीर कपूर ने आरोही का हाथ दूर करते हुए कहा, नहीं आरोही, दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।